हम अपने इलस्ट्रेशंस को कंप्लीट कर चुके हैं, हम एक्सरसाइज प्रॉब्लम पे आते हैं। एक्सरसाइज प्रॉब्लम में प्रॉब्लम नंबर 1 सर क्या है? एग्जामिन द कॉन्सिक्वेंसेज दैट वुड फॉलो इफ द असेसिंग ऑफिसर मेक्स एडजस्टमेंट टू आर्म लेंथ प्राइस इन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस ऑफ द एसएससी रिजल्टिंग इन increase in taxable income. What are the remedies available to the SSC to dispute such adjustment? कुछ भी स्पेशल नहीं हुआ है। असेसिंग ऑफिसर ने क्या कर दिया है? असेसिंग ऑफिसर आया, उसने कुछ एडजस्टमेंट कर दी आपके आर्म लेंथ प्राइस में। इट मीन्स इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हुआ था, ये आप हैं, आपने यूके कोई माल भेजा या यूके से कुछ परचेज किया, ठीक है, चलिए यूके माल भेजा, भी समझिए आपने यूके में क्या किया, सोल्ड किया, तो उसके प्राइस को बढ़ा दिया, आर्म लेंथ प्राइस को असेसिंग ऑफिसर्स ने आके इंक्रीज कर दिया, जिससे क्या हो गया, आपकी टैक्सेबल इनकम इंक्रीज हो गई, सेल्स का अमाउंट बढ़ गया तो टैक्सेबल इनकम इंक्रीज हो गई। अब ये होने के बाद ऐसा तो नहीं है ना कि वो आया जो कर दिया वो सही है और आपका कोई ओपिनियन या ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता है, इट्स नॉट पॉसिबल। तो किसी भी कानून में, जैसे कि आपने हर जगह देखा होगा, टू बीइंग हियर्ड की अपॉर्चुनिटी टू बीइंग हियर्ड दी जाती है, या फिर किसी भी ऑर्डर के अगेंस्ट आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं, अपील में जा सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे पूछा है कि क्या रेमेडीज अवेलेबल है उस एसएससी के पास डिस्प्यूट की एडजस्टमेंट करने की। सर डिस्प्यूट का मतलब 1 लाख की सेल्स आपने बोली थी, एसएससी आके बोला 1,60,000 की सेल है, तो इस 60,000 रुपए के लिए क्या डिस्प्यूट करना है, आप कैसे ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं, उन सब चीजों की रेमेडीज के बारे में बात करेगा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है सर, समझ गए। क्वेश्चन क्या पूछा ये समझ गए। हुआ क्या, एसएससी था, एसएससी ने कुछ ट्रांसफर प्राइसिंग के काम किए, कुछ भी ट्रांसफर किया। ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर ने क्या किया, आर्म लेंथ प्राइस को कर दिया इंक्रीज, ठीक है, उसमें इंक्रीज कर दिया, जिससे आपकी हो गई टैक्सेबल इनकम इंक्रीज। टैक्सेबल इनकम इंक्रीज हो गया, आपको ज्यादा का टैक्स भरना पड़ेगा। तो अगर आपको इससे कोई इश्यू है तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास रेमेडीज क्या है? सर रेमेडीज है, आप इसके अगेंस्ट ऑब्जेक्शन दे सकते हैं। क्या ऑब्जेक्शन देंगे? ड्राफ्ट ऑर्डर को, क्योंकि एसएससी जब आर्म लेंथ प्राइस पे ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर ने जब कुछ एडजस्टमेंट की होगी, जैसे कि 1 लाख के अमाउंट को 1,60,000 रुपया किया ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर ने, तो एसएससी को एक ड्राफ्ट ऑर्डर सेंड किया कि हम ऐसा ऐसा करना चाह रहे हैं या करने जा रहे हैं। तो एसएससी को तुरंत ऑब्जेक्शन उठानी पड़ेगी, और ये ऑब्जेक्शन कहां लेके जाएगा एसएससी? ये ऑब्जेक्शन लेके जाएगा एसएससी डीआरपी के पास। डीआरपी, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल। ये डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल सर क्या होती है? सर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल कुछ नहीं है, ये 3 सीआईटी की टीम होती है, जिसमें 3 कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स होते हैं, और ये बेसिकली इंटरनेशनल टैक्सेशन के डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए होती है। इसका नाम ही है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल। ठीक है, ठीक है सर। और ये जो ऑब्जेक्शन लेके जाएगा ना, ये ऑब्जेक्शन इसको विद इन 30 डेज लेके जाने होंगे। कितने दिन के अंदर? विद इन 30 डेज, जब से इसको ड्राफ्ट ऑर्डर मिला है। अब सर इसके बाद क्या होगा? अगर यहां पे इसने डिस्प्यूट लेके गया, ऑब्जेक्शन हुई, ठीक है, और इसके बाद ये डीआरपी एओ से बात करेगी कि एओ तुमने क्या एडजस्टमेंट किया। टोटल डीआरपी और एओ से बातचीत होने, आपके ऑब्जेक्शन क्रिएट करने के बाद अगर कोई आपको ऑर्डर जो आ रहा है, उस ऑर्डर से भी आपको प्रॉब्लम है, उससे भी यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस ऑर्डर, नॉट सेटिस्फाइड, आप सेटिस्फाइड नहीं है, देन आप इसके साथ क्या कर सकते हैं, आप जाएंगे अगेंस्ट में अपील, आप इसके अगेंस्ट अपील करेंगे। और अब ये अपील आपको कहां करनी है? अब ये अपील आप करेंगे आईटेट में। सर आईटेट में क्यों? कमिश्नर अपील में नहीं। देखिए ये कमिश्नर अपील में नहीं जा सकते, क्योंकि डीआरपी एंड कमिश्नर अपील सेम हो गए ना। डीआरपी में अगर कमिश्नर अपील लेवल के ही लोग हैं, बल्कि सीआईटी ही है, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है, तो कमिश्नर अपील पे नहीं जाएंगे। अपील हमेशा हायर अथॉरिटी के पास करते हैं, और सीआईटी अपील से हायर अथॉरिटी कौन सी है? आईटेट है, तो आप आईटेट के पास चले जाएंगे। ये होता है जनरल से थिंग। आपको ये पेपर, मतलब ये चैप्टर में इन सब चीजों के बारे में अच्छे से समझ में आएगा इफ आपने असेसमेंट प्रोसीजर्स का मेरा असेसमेंट प्रोसीजर्स के मेरे लेक्चर्स को किया। वहां मैंने 263, 264, 153, 154 सब कुछ बताए हैं। एंड आज इस वीडियो के नीचे एक पीडीएफ मैं लिंक कर देता हूं, एंड अपने अगर वीडियो के नीचे नहीं दिख रही होगी तो टेलीग्राम चैनल पे वीडियो एक पीडीएफ शेयर करेंगे। उस पीडीएफ का बेनिफिट क्या है? जितने भी सेक्शंस है ना, सेक्शंस जो
सेक्शंस आपके हैं असेसमेंट प्रोसीजर में, जगह जगह सेक्शंस यूज होंगे, उन सेक्शंस को पढ़ने में बहुत बेनिफिट करेगा। मतलब अगर आपने उस 4 पेज के पीडीएफ को अपने बगल में रखा है और पूरा असेसमेंट प्रोसीजर्स पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा सिंप्लीफाइड हो जाएगा, रिवीजन में भी बहुत ज्यादा सिंप्लीफाइड हो जाएगा। तो आप वो पीडीएफ नीचे से डाउनलोड कर लीजिएगा, अगर आपको नीचे नहीं मिल रहा है तो टेलीग्राम चैनल पे हमारे वो पीडीएफ होगा। ओके ओके सर, आइए क्वेश्चंस में देखते हैं। क्वेश्चन में बात करा, इन केस ऑफ असेसिंग ऑफिसर मेक एडजस्टमेंट टू आर्म लेंथ प्राइस इन द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन व्हिच रिजल्ट इन इंक्रीज इन टैक्सेबल इनकम ऑफ द एसएससी, मतलब 1 लाख की इनकम को 1,60,000 की इनकम कर दी गई है। द फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंसेस शैल फॉलो, तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? अब पहली देखिए कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ये भी इसने पूछा था। एंड रेमेडीज क्या है, द रेमेडीज अवेलेबल टू द एसएससी टू डिस्प्यूट सच एडजस्टमेंट, वो भी पूछा है क्या होगी। कॉन्सिक्वेंसेस पे बाद में आते हैं, पहले मैंने भी रेमेडीज समझाया, मैं आपको रेमेडीज बताता हूं। In case SSC is eligible under section 144C, अब सर ये 144C क्या है? देखिए बहुत से जो मैंने आपको पीडीएफ भेजा है ना, वो ये सब प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर देगा कि 144C क्या है। आप लिखिए 144C क्या है, लिखिए बेटा। refers to foreign company any person in whose case, मतलब फॉरेन कंपनी हो गए या फिर फॉरेन कंपनी या किसी भी पर्सन का, एनआर का, किसी भी पर्सन का जिसका केस एओ ने प्रोसेस किया है फॉर वेरिएशन या फ्रॉम कर लीजिए रिपोर्ट ऑफ टीपीओ, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर्स के रेफरेंस लेते हुए असेसिंग ऑफिसर्स ने अगर किसी का असेसमेंट ऑर्डर दिया है ना, तो वो 144C के अंदर है। ठीक है, ठीक है सर, मतलब आर्म लेंथ प्राइस का यहाँ पे क्या हुआ, आर्म लेंथ प्राइस का ही एडजस्टमेंट हुआ है। तो अगर असेसिंग ऑफिसर ने टीपीओ का रेफरेंस लेते हुए आर्म लेंथ प्राइस में कोई एडजस्टमेंट की है और 144C में आपका ऑर्डर इश्यू हुआ है, जैसे आपको एक याद होगा 144 सर बेस्ट एडजस्टमेंट ऑर्डर, तो बस यही एक सेक्शन है और कुछ नहीं है 144C। अगर इसमें आपका ऑर्डर इश्यू हुआ है तो आप क्या करेंगे, ही कैन फाइल हिज ऑब्जेक्शन, बेटा अपील मत लीजिएगा, पहली बार देखिए ऑब्जेक्शन वर्ड है यहाँ पे, क्वेश्चन देखिए ही कैन फाइल हिज ऑब्जेक्शन, मैंने ऊपर भी ऑब्जेक्शन वर्ड ही यहाँ पे लिखा था, आपको मैं याद कराना चाह रहा हूँ कि ऑब्जेक्शन ही आपको लिखना है। आपको एक सेक्शन 144C नहीं याद रहती है कोई बात नहीं है, आप सीधे लिखिएगा एलिजिबल एसएससी कैन फाइल ऑब्जेक्शन टू द वेरिएशन मेड इन द इनकम विद इन 30 days of the receipt of draft order by him to the dispute resolution panel and assessing officer, appeal against the order of the assessing officer, मतलब आपने डीआरपी और एओ दोनों से बात कर ली, दोनों को बता दिया अपना ऑब्जेक्शन, दोनों के कंसिडरेशन के बाद अब एक दूसरा आपको ऑर्डर आ गया है, उससे भी आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो क्या आप करेंगे। अब क्या लिखा है, इफ अपील अगेंस्ट ऑर्डर, अपील अब आप करने जा रहे हैं अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द असेसिंग ऑफिसर इन परसुएंस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल, मतलब डीआरपी ने एओ को बता दिया कि ऐसे ऐसे कर लो, ये एडजस्टमेंट कर लीजिए, और वो एडजस्टमेंट करने के बाद मतलब डीआरपी के डायरेक्शंस को फॉलो करने के बाद भी अगर एओ ने कोई ऑर्डर इशू किया है और उसमें भी आपको प्रॉब्लम है तो आप अपील पे जाएंगे, और वो अपील कहां होगी, आईटेट में आप करेंगे। क्लियर है, क्लियर है सर। सर ये 246A भी एक आता है यहाँ पे एंड 264 भी आता है सर। पहले 264, सर 264 अगर आपको पहली बार तो जाके असेसमेंट प्रोसीजर कर लेनी चाहिए सर। असेसमेंट प्रोसीजर यू हैव टू डू असेसमेंट प्रोसीजर। मैं आपको दिखाऊंगा शीट, देखिए 264 ये आपकी शीट है जिस शीट की मैं बात कर रहा था। सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस जिसका रेफरेंस कहीं ना कहीं लिया गया है उन सेक्शंस को मैंने लिखा था 264। देखिए रिवीजन ऑफ अदर ऑर्डर, सर अदर ऑर्डर मतलब इसमें एसएससी ने एप्लीकेशन दी थी कि उसके ऑर्डर को रिवाइज करे, और 263 में खुद ही प्रीजुडिशियल टू रेवेन्यू होता है तो डिपार्टमेंट खुद रिवीजन करता है। ये सारी डिटेल्स आपको दी गई हैं कहां पे सर, जब मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था। बट अब मैं आपको कह रहा हूं ये शीट मैं अब आपको प्रोवाइड कर रहा हूं खुद मेड करके, आपके व्हाट्सएप जितने आए थे उसके बेसिस पे। आइए सर, ये तो किसी बच्चे ने कॉपी भेजी अपनी। चलिए 264 पे अगर हम आते हैं, 264 में मतलब आपने रिवीजन के लिए एप्लीकेशन दी है, आपने रिवीजन के लिए एप्लीकेशन दी है। ओके ओके सर, आपने रिवीजन के लिए एप्लीकेशन दी है तो क्या होगा, देखिए द एसएससी कैन ऑप्ट, वाह सॉरी बेटा क्या हो रही है, द एसएससी कैन ऑप्ट फाइल एन एप्लीकेशन फॉर रिवीजन ऑफ ऑर्डर द असेसिंग ऑफिसर
अंडर सेक्शन 264 विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ विच द ऑर्डर सॉट टू बी रिवाइज्ड, जिसको रिवाइज करना है, जो ऑर्डर आपको मिला तो उससे 1 साल के अंदर अंदर, याद करिए मैंने बताया था मिस्टेक है, आप वो 264 कब जाते हैं ये मैंने आपको बताया था, क्योंकि कोई और लिमिट आपकी अपील की लिमिट शायद एक्सपायर कर चुकी है। बताइएगा अपील की लिमिट कितनी है मुझे, अगर आपने असेसमेंट प्रोसीजर किया है मेरा तो, ठीक है। कम्युनिकेटेड क्या हुआ यहाँ पे, चलिए 264 में हम जा सकते हैं, 264 में हम जा सकते हैं इफ जो ऑर्डर हमें रिसीव हुआ है विद इन 1 ईयर हम चलेंगे, जो ऑर्डर हमें रिसीव हुआ उसको मैं अपील करनी और हम चाहते हैं उसका रिवीजन कर दे, ठीक है। प्रोवाइड द टाइम लिमिट ऑफ अपील ऑफ कमिश्नर अपील और द इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल हैज एक्सपायर्ड, हमें सीआईटी अपील या आईटेट में जाने का टाइम एक्सपायर हो चुका है एंड एसएससी हैज वेव्ड द राइट टू सच एन अपील, और एसएससी ने वो राइट भी छोड़ दिया कि वहां पे वेव करेगा। मतलब टोटल 264 का रिपीटेशन है जो मैं 3 या 4 बार पहले पढ़ा चुका हूं आपको। द एलिजिबिलिटी कंडीशन स्टिपुलेटेड इन सेक्शन 264 शुड बी फुलफिल्ड, ट्रांसफर प्राइसिंग में भी 264 आ चुका है, ठीक है, ठीक है। अब आइए आपको फिर से बता देता हूं, हम जब रेमेडीज पढ़ रहे हैं तो हमने रेमेडीज नंबर 1 क्या पढ़ी, हमने पहली रेमेडीज पढ़ी कि अगर मेरा जो ऑर्डर है उस ऑर्डर के अगेंस्ट हम जा सकते हैं डीआरपी के पास, डीआरपी से पास 30 दिन में, और एओ और डीआरपी के गाइडलाइंस पे भी एओ ने जो ऑर्डर इश्यू किया उससे भी हम सेटिस्फाइड नहीं है तो हम चल जाएंगे आईटेट के पास या 264 का रिवीजन करा लें। तीसरी रेमेडी अवेलेबल है, इन अदर केसेस ही कैन फाइल एन अपील अंडर सेक्शन 246A to be commissioner appeal against the order of assessing officer within 30 days on the date of service of the notice of demand। अगर हम चाहें तो कमिश्नर अपील के पास भी जा सकते हैं, और कमिश्नर अपील के पास जाने का टाइम लिमिट अगर एक्सपायर कर चुका है तो हम क्या करेंगे, रिवीजन भी करवा सकते हैं। सर ये 246A यहाँ जो लिखा है इसका क्या होता है, स्पेसिफिक ऑर्डर, इसका 246A में वो स्पेसिफिक ऑर्डर होते हैं जिसके अगेंस्ट आप सीआईटी अपील के पास अपील कर सकते हैं, वो ऑर्डर 246A के ऑर्डर कहलाते हैं। इट मीन सर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल के पास हम जा सकते हैं। मेरे पास क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है फॉर द पर्पस ऑफ डिस्प्यूट, हम डीआरपी के पास चल जाएं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डीआरपी के पास चल जाएंगे विद इन 30 डेज, और डीआरपी के जाने के बाद अगर वहां से जो ऑर्डर आए उससे भी हम सेटिस्फाइड नहीं है तो हम आईटेट में चल जाएंगे, हम सीआईटी अपील के पास जा सकते हैं, 264A का रिवीजन 264 का रिवीजन करा सकते हैं। ओके ओके, यहां तक आपको चीजें समझ में आ चुकी हैं, ठीक है। रेमेडीज क्या अवेलेबल है, अब हम समझते हैं अगर एसएससी ने, असेसिंग ऑफिसर ने अगर बढ़ा दिए प्राइस, एडजस्टमेंट की है कुछ टीआरपी में, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होते हैं मतलब देखिए, अगर आप सेज यूनिट में वर्क करें, पहली बात तो आर्म लेंथ प्राइस बढ़ाने के कारण जितनी भी इनकम में इंक्रीमेंट हुआ है ना, इनकम जितनी इंक्रीज उस पर कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता, 10AA का भी नहीं मिलता, चैप्टर 6A का भी नहीं मिलता, एंड अदर थिंग्स। इफ उसने आर्म लेंथ प्राइस बढ़ाया, ये एक कंट्री इंडिया है एंड ये अदर पर्सन है, सेज में भी आप समझ लीजिए ये सेज वाली यूनिट है या फिर ये नॉन सेज की यूनिट है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए उसने सेज की यूनिट की इनकम बढ़ा दी है, मतलब 1 लाख या 10,000, 1 लाख रुपए की जो प्राइस थी सेल्स की, इसको बढ़ा के उसने कितना बोल दिया कि ये प्राइस है आपका 1,60,000 रुपए, ठीक है, ठीक है सर। तो ये बढ़ाने से जो इस साइड, इस बॉर्डर के इस साइड वाली जो भी अदर एंटिटी है ना, इसको कोई बेनिफिट नहीं हो सकता, इसका परचेज 1,60,000 नहीं हो जाएगा। इसने जो अपनी परचेज दिखाई होगी 1 लाख रुपए, इसकी परचेज तो 1 लाख ही रहेगी, इस चीज का भी लॉस होता है। समझ में आया अब आपको, मतलब इसकी इनकम बढ़ने से इसके परचेज या इसके खर्चे में इंक्रीमेंट नहीं होगा। ओके ओके, ये 2 कॉन्सिक्वेंसेज आ जाते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA एंड Chapter 6A shall be allowed from the income so increased, and no corresponding adjustment would be made to the total income of other associate enterprises। जो दूसरे associate enterprise है उसके total income में कोई इफेक्ट नहीं आएगा in respect of the payment made by the SSC for which tax has been deducted or is to be deducted at source on account of increase of the total income of the SSC on the basis of arm length price so computed। जो मैंने आपको बताया वही दोनों बात यहाँ पे 2 पॉइंट्स में लिखी है। तो ये कंप्लीट थ्योरेटिकल क्वेश्चन, इसीलिए ये थोड़ा सा लेंदी लगता है या फिर लगता है कि छोड़ दो इन क्वेश्चंस को समझने के लिए, क्योंकि इतना ज्यादा टाइम तो शायद न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में भी हम लोग को नहीं लग रहा था जितना इस टाइप के क्वेश्चन को समझने में सिर्फ लग रहा है। करने की बात भी छोड़िए बेटा, समझने में जितना लग रहा है। ओके ओके सर, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, इसने पूछा कि एसएससी ने, असेसिंग ऑफिसर आया, उसने आर्म लेंथ प्राइस बढ़ा दिया है, तो रेमेडीज क्या अवेलेबल है। रेमेडीज में क्या अवेलेबल था मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, जाएंगे डीआरपी के पास 30 दिन के अंदर, अगर डीआरपी से मेरा काम हो गया तो ठीक है, लेकिन डीआरपी के पास जाने के बाद भी एओ ने जो ऑर्डर भेजा है उस ऑर्डर से हम डिससेटिस्फाइड है,
तो हम क्या करेंगे सर, उस ऑर्डर से भी डिससेटिस्फाइड है तो आईटेट के पास चल जाएंगे। अगर मेरे पास कमिश्नर अपीलेट में जाने का ऑप्शन है तो कमिश्नर अपीलेट में चल जाएंगे। अगर वो टाइम एक्सपायर हो चुका है जिसमें हम सीआईटी अपील के पास या आईटेट के पास जाते हैं तो हम रिवीजन करा लेंगे। ये रेमेडीज अवेलेबल है। और कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि जो बढ़ी हुई इनकम पे हमें कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता है, चाहे वो 10AA का हो या चैप्टर 6A का हो, और हमारी बढ़ी हुई इनकम से मेरी एसोसिएट इंटरप्राइज के खर्चे नहीं बढ़ जाते। ओके सर, बस इतना ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। आई लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी सप्लाइड बुलेट्स टू इट्स होल्डिंग कंपनी। अब यहां पे भी 2 कंपनी है, आइए केस बनाते हैं अब हम लोग इसका भी। आप इस एग्जांपल को समझिएगा एज लाइक इट्स इंडिया, यहां पे कोई कंट्री दूसरी है, यूरोपियन कंट्री, बीच में समुंदर है, क्या है, समुद्र है, ठीक है। होता क्या है, यहां पे मिस्टर एक्स की इंडस्ट्री है, एक्स है, एक्स एक आइटम देती है एक को, ठीक है, कोई गुड्स देती है एक को, जो कि है इसकी एसोसिएट इंटरप्राइज, क्या है, एसोसिएट इंटरप्राइज, जो कि है इसकी एसोसिएट इंटरप्राइज, ठीक है सर। अब क्या करती है कि एस जो है ये शिप है, एस आता है, एस जो है, सर शिप तो अच्छी बनाओ, ये क्या बना दिया, चलो शिप बना देते हैं अच्छी से। ये शिप है, एस ने आया, शिप पे माल लोड करके छोड़ दिया और ये माल पहुंच जा रहा है किसके पास, एक के पास, ठीक है सर। अब आपने अपने जीएसटी के पेपर में पढ़ा है कि जब ये आया यहां से और इसने इस पे माल रख दिया, ओनली रखा है माल, तब इस प्राइस को क्या कहते हैं, FOB प्राइस, दैट इज फ्री ऑन बोर्ड, ठीक, यस सर। अब एक दूसरा पर्सन है टू, जो कि है कौन, टू, जो है कौन, अनरिलेटेड पर्सन, कौन है सर, अनरिलेटेड पर्सन, और इसको ये सर्विस देता है, जिसकी इसकी बोट आती है यहां पे, माल आता है और ये सर्विस पता है कहां आके देता है, यहां तक की सर्विस देता है, मतलब CIF। मैं इन दोनों टर्म्स को बेटा बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि दोनों टर्म्स आपने जीएसटी में पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो आपको पढ़ना जरूरी है, पेपर रेट तो दोनों के लिए है, ठीक है। यहां पे आके छोड़ता है, इट मींस इन दोनों के प्राइसेस में अगर कोई वेरिएशन है, कोई भी वेरिएशन है, तो इन दोनों की सर्विसेज में भी तो वेरिएशन है, क्योंकि इसको सर्विस यहां तक की मिल रही है और इसे सर्विस सिर्फ यहीं तक की मिल रही है। मतलब सर देखिए, अब अगर ये इसी कंडीशन में अगर कहीं पे ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर अगर आता है या असेसिंग ऑफिसर आता है और आर्म लेंथ प्राइस के बारे में बात करता है, सेम गुड्स की क्वांटिटी, और कहता है कि एसोसिएट इंटरप्राइज को और अनरिलेटेड पर्संस को दो अलग अलग प्राइजेस में, दो अलग अलग प्राइजेस, लेट्स से इसको 500 रुपीज में सोल्ड किया गया और अनरिलेटेड पर्सन को 700 में सोल्ड किया गया, तो अब आर्म लेंथ प्राइस डिसाइड करते समय हमने अभी जो कप पढ़ा, चाय का कप, सबसे इजी टॉपिक, कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस, तो कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस वो 700 ले लेता है। ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर आया, बोला कि 700 लेंगे, बिकॉज आपने एक अनरिलेटेड पर्सन को सेम गुड्स 700 रुपए में बेचा है और अपनी एसोसिएट इंटरप्राइजेस को आप कितने में बेचते हो, 500 रुपए में बेचते हो। देन अगर हम नोटिस करें तो यहां पे इसको जब भी इसने दिया है, तो एक एक्स्ट्रा चीज यहां पे दी है, इस 700 की वैल्यू पे कुछ एलिमेंट ऐड है, दैट इज सर इंश्योरेंस एंड फ्रेट ऐड है। CIF में सर इंश्योरेंस की वैल्यू ऐड है एंड फ्रेट की वैल्यू ऐड है, और यहां पे सिर्फ गुड्स की वैल्यू थी, इस वाले एग्जांपल में सिर्फ और सिर्फ गुड्स की वैल्यू थी, यहां पे 700 में इंश्योरेंस एंड फ्रेट की वैल्यू भी ऐड है। तो इट मींस जब ये ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर, ये TPO, ये जो TPO है ना, जब ये कुछ बढ़ा रहा होगा इसका प्राइस, तो इस अमाउंट को, फ्रेट और इंश्योरेंस को भी तो कंसीडर करेगा। हाँ सर, क्योंकि यहाँ पे ये जो प्राइस है ये सिर्फ और ओनली किसका, जल्दी बोलो, सिर्फ गुड्स का है, बट यहाँ पे फ्रेट एंड इंश्योरेंस का प्राइस भी चार्ज किया गया होगा, जो इंक्लूड होगा इस 700 रुपए में। किसमें इंक्लूड होगा, 700 रुपए में। तो वी विल इवेल्युएट या कैलकुलेट, असर्टेन दैट कि फ्रेट एंड इंश्योरेंस के चार्जेस कितने हैं। लेट्स से फ्रेट एंड इंश्योरेंस के चार्जेस हैं 200 रुपीज। देन जब ये मिस्टर TPO आएंगे या AO आएंगे और जब आर्म लेंथ प्राइस की कैलकुलेशन कर रहे होंगे,
विच मेथड, फ्रॉम द कब मेथड, कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस, देन प्राइस यहां पे कितना निकला 700, देन ये मिस्टर टीपीओ इनको तो डिडक्ट करना पड़ेगा ना फ्रेट एंड इंश्योरेंस की वैल्यू, जो कि एक्स्ट्रा सर्विस दी गई थी अनरिलेटेड पर्सन को, उसके प्राइस को रिड्यूस करेंगे, प्राइस या फिर वैल्यू ऑफ इंश्योरेंस एंड फ्रेट को डिडक्ट करेंगे, दैट इज 200, देन वैल्यू कितनी आ गई 500 रुपए, और वही 500 रुपए एसोसिएट इंटरप्राइजेस से भी चार्ज किए थे। तो इट मींस यहां पे एसोसिएट इंटरप्राइज से फेयर आर्म लेंथ प्राइस ही चार्ज किया गया है। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। आई लिमिटेड एन इंडियन कंपनी सप्लाइड बिलेट्स टू इट्स होल्डिंग कंपनी यू लिमिटेड यूके ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920. आई लिमिटेड ऑल्सो सप्लाइड द सेम प्रोडक्ट टू अनदर यूके बेस्ड कंपनी वी. आई लिमिटेड ने अपनी कंपनी को भी दिया है और अदर कंपनी को भी दिया है. एंड अनरिलेटेड एंटिटी, द ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ यू लिमिटेड आर प्राइस्ड एट 500 यूरो पर मेट्रिक टन FOB वैल्यू, whereas the transaction of V Limited are priced at rupees 700 यूरो पर मेट्रिक टन. देखिए अभी तक की जो मूवी है, अभी तक की पिक्चर ये चली है, ये भारत के अंदर है, इस समय ये भारत के बाहर है. अपनी एसोसिएट इंटरप्राइज को FOB वैल्यू पे दिए हैं, अपनी एसोसिएट इंटरप्राइज को किस वैल्यू पे दिए हैं, FOB के वैल्यू पे दिए हैं, और दूसरे को CIF की वैल्यू पे दिए हैं. ये दूसरे को 700 रुपये मेट्रिक टन पे दिए, अपनी FOB को 500 मेट्रिक टन पे दिए हैं. और इंश्योरेंस एंड फ्रेट का अमाउंट कितना है 200 मेट्रिक टन है. कंप्यूट द आर्म लेंथ प्राइस ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू, जो मैंने यहां समझाया था आर्म लेंथ प्राइस कैसे निकलेगा, इंश्योरेंस एंड फ्रेट की वैल्यू को डिडक्ट कर दिए 200 की, आर्म लेंथ प्राइस 500 ही निकल के आया. सेम आंसर आएगा बेटा, सेम टू सेम. अच्छा अभी आप लोग नोटिस करिए, तो अभी तक हमने रोल बैक पीरियड, आर्म लेंथ प्राइस और एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है, और 4-5 क्वेश्चन ही और इस चैप्टर में बचे हैं. मैं आपको एक चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ चीज़ों को इग्नोर कर देने से भी बेनिफिट होता है. कि आपको क्या लगता था केवल यही चीज़ें और कुछ कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं वही हैं ट्रांसफर प्राइसिंग में, जबकि इनके ऊपर क्वेश्चंस कम बनते हैं. अदर टॉपिक्स भी सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट होते हैं. जो छोटी छोटी बातें होती है ना, फंडामेंटल जो किसी भी चैप्टर का है फंडामेंटल, वो भी सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट होता है, जिसको आप लैग कर जाते हैं. इसलिए मैं पहले इन सब चीज़ों को बताता हूँ. अभी अप्पा एंड रोल बैक वगैरह भी आएगा आगे, परेशान मत होइएगा. बट इट्स नॉट ओनली अबाउट ट्रांसफर प्राइसिंग, इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग. ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके ट्रांसफर प्राइसिंग की रिक्वेस्ट में कुछ लोगों की स्पेसिफिक रिक्वेस्ट इसी के बारे में थी. ठीक है, ठीक है सर. आइए अब देखिए इसकी प्रेजेंटेशन कैसे की. इन दिस केस आई लिमिटेड एन इंडियन कंपनी supplied bids to its Indian holding company U Limited. Since the foreign company U Limited is a holding company to I Limited are U and U Limited are associate enterprises within the meaning of section 292A. ठीक है, होल्डिंग सब्सिडियरी है तो एसोसिएट इंटरप्राइजेस है. एसोसिएट इंटरप्राइजेस के बारे में आपने और भी पढ़ा होगा. 26% और मोर की होल्डिंग एंड सब्सिडियरी, या फिर इसके जो डायरेक्टर्स हैं इसका 50% और मोर. अगर कोई एक कंपनी का कोई दूसरी कंपनी, मतलब इस कंपनी ने और ये एक दूसरी कंपनी, दूसरी वाली कंपनी के डायरेक्टर्स में 50% से ज्यादा डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट अगर ये वाली कंपनी करती है तो भी इन दोनों कंपनियों को एसोसिएट इंटरप्राइजेस माना जाता है. ये कंपनी इसको लोन गारंटी, इस तरीके से बहुत सी कंडीशंस आती हैं एसोसिएट इंटरप्राइजेस के लिए. ओके ओके सर. एज आई लिमिटेड सप्लाइड सिमिलर प्रोडक्ट टू अनरिलेटेड एंटिटी वी लिमिटेड यूके, the transactions between I Limited and V Limited can be considered as comparable uncontrolled allocation for the purpose of determining the arm length price and the transaction value of I Limited and U Limited liability control uncontrolled price method determined of arm length price would be applicable in this case. जिसमें क्या है, ट्रांजेक्शन विथ यू लिमिटेड आर FOB प्राइस, FOB बेसिस, सॉरी FOB बेसिस, वेयरएज ट्रांजेक्शन ऑफ वी लिमिटेड इज CIF बेसिस. चूंकि दोनों का बेस अलग है इसलिए हमें दोनों का क्या करना का बेस सेम करना पड़ेगा. CIF बेस था तो दोनों को FOB बेस पे लाएंगे. किस पे? FOB बेस पे लाएंगे. तो क्या होगा, प्राइस पर मेट्रिक टन ऑफ बिलेट्स टू वी लिमिटेड 700 था और लेस कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड फ्रेट पर मेट्रिक टन 200 रुपए था. मतलब एडजस्टेड प्राइस पर मेट्रिक टन 500 रुपए आ गया, जो कि फेयर आर्म लेंथ प्राइस था और जो कि मैंने अपनी एसोसिएट से भी चार्ज किया था. सिंस द एडजस्टेड प्राइस ऑफ वी लिमिटेड यूके एंड द प्राइस फिक्स्ड फॉर यू लिमिटेड आर द सेम, द आर्म लेंथ प्राइस ऑफ यूरो 500 मेट्रिक टन, सिंस द सेल प्रोसेस
सेल्स प्राइस ऑफ रिलेटेड पार्टी यू लिमिटेड एंड अनरिलेटेड पार्टी इज द सेम, दोनों से 500 रुपए पर मेट्रिक टन ही चार्ज किए हैं। द ट्रांजेक्शन विथ रिलेटेड पार्टी लिमिटेड हैज ऑल्सो बी कैरिड आउट एट आर्म लेंथ प्राइस। ठीक है, ठीक है सर, कुछ भी टिपिकल लगा ही नहीं होगा आपको, कुछ भी टिपिकल नहीं लगा होगा आपको। ठीक है, ठीक है। आइए सर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है आपसे एक्स लिमिटेड ऑपरेटिंग इन इंडिया, it is the dealer of the goods manufactured by Yen Limited of Japan. Y Limited owns 55% of share of X Limited and out of 7 director of the company 4 were appointed by them। देखो ये जापान की है भाई साहब, जापान है यहाँ पे, जापान की है Y लिमिटेड, Yen लिमिटेड है ये, और ये X लिमिटेड इंडिया की है। दोनों के बीच के ट्रांजेक्शन की बात छोड़िए, लेकिन जापान वाली ने 55% इसका होल्ड करके रखा है एंड इसके मेजॉरिटी 4 हैं, 4 डायरेक्टर को अपॉइंट करता है 7 से ज्यादा। इट मींस इट इज एन एसोसिएट इंटरप्राइजेस। ये दोनों क्या हुए, इंटरप्राइज, एसोसिएट इंटरप्राइज हो गई और इनके ऊपर ट्रांसफर प्राइसिंग के रूल्स लग जाएंगे, इनके अंदर ट्रांसफर प्राइसिंग के रूल्स लग जाएंगे। ठीक, ठीक है सर। पूछ क्या रहा है वो भी देख लेते हैं हम लोग। द assessing officer after verification of international transaction of 300 lakhs of X Limited for the relevant year and by noticing that the company has failed to maintain the requisite record and had also not obtained the account of report, adjusted its income by making an addition of 30 lakh to the declared income and also issue so cause notice to levy various penalties. X Limited seeks your expert opinion। Complete theoretical question। बेटा ये इसको समझाया नहीं जा सकता सर, समझाया नहीं जा सकता। हाँ देखिए यहाँ पे तो आपको बात बता दी कि ये आर्म लेंथ प्राइस पे सब कुछ इवैल्यूएट होगा बिकॉज ये सब एसोसिएट इंटरप्राइजेज हैं एंड ऑल दैट। बट अब आपको खुद ही याद रखना पड़ेगा, सारी पेनल्टी कभी याद नहीं हो सकती। मैं एक बात बता दूँ, पेनल्टी में जितनी भी चीज़ें हैं आपको सारी की सारी कभी याद नहीं होगी जितनी क्वेश्चन में है। इसको बाकी चीज़ें तो मैं हमेशा बोलता हूँ आप चाहें तो बेटा पढ़ें, और जिससे भी आपने पढ़ा है अदर बुक से भी किया है, बट हम बस इतना कहना चाहेंगे आपसे, पेनल्टी के लिए ना जितने क्वेश्चंस में केवल उन्हीं को लर्न करिएगा। पेनल्टीज़ में बहुत ज़्यादा पेनल्टीज़ में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पेनल्टीज़ आती हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, बट आई एम सेइंग दैट रिटेन कर पाना और करेक्टली राइट कर पाना मुश्किल है थोड़ा सा, इसलिए लिमिटेड पेनल्टी को ही ध्यान रखिएगा। ओके ओके सर। अब जैसे यहाँ पे देखते हैं फेलियर टू रिपोर्ट अगर हम कर दिए तो मेरी पेनल्टी क्या है, 200% ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल। ठीक, अगर मैंने फेलियर टू मेंटेन रिक्विजिट रिकॉर्ड किया तो मेरी पेनल्टी क्या है, 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ ईच इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। अब बस इतना पोर्शन हाईलाइट कर लीजिए। और फेलियर टू फर्निश रिपोर्ट फ्रॉम अकाउंटेंट एज रिक्वायर्ड इन सेक्शन 92E वाला अगर हम नहीं कर पाए तो 1 लाख रुपए की पेनल्टी मेरी फिक्स्ड है। सिर्फ यही बात आप ध्यान रखिएगा, फुल क्वेश्चन पे अपना एक्स्ट्रा टाइम मत दीजिएगा क्योंकि बहुत सी चीज़ें बेटा ध्यान नहीं रह पाती हैं। ठीक है, इसमें इलस्ट्रेशंस आपके हैं, इलस्ट्रेशन 8 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम, जरा हम कुछ चीज़ें पढ़ते हैं एसोसिएट इंटरप्राइज के बारे में। ठीक है, ये एक कंपनी है और ये एक दूसरी कंपनी है। ठीक है, ये इसकी एसोसिएट इंटरप्राइज कब कब हो जाएगी एज पर सेक्शन 92A। आप बस कंडीशन सुनिएगा, आराम से अपने चेयर पे पीछे होके टेक लगा के बैठ जाइए, सिर्फ कंडीशन सुनिएगा। रिमेंबर रखिएगा ये चैप्टर भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा यार, बहुत इजी हो जाएगा। ओके ओके सर जी, चलिए बात करते हैं सेक्शन 92A पे। अगर एक कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी को, अभी एसोसिएट इंटरप्राइज है नहीं, हम बता रहे हैं कब भी डीम टू बी एसोसिएट इंटरप्राइज, अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी में 26% और मोर का शेयर होल्डिंग रखती है। सर ये चीज तो हमें पहले से पता थी। ओके, अगर एक कंपनी दूसरे कंपनी के मोर देन हाफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिक्रूट करती है, अपॉइंट करती है, या मोर देन 1 और मोर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को अपॉइंट करती है। सर ये भी बात हमें पता थी। ठीक है, अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी को कोई लोन देती है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को कोई लोन देती है और ये लोन के अमाउंट से एज लाइक लोन इसने दिया है 150 करोड़ रुपीस का, और दूसरे कंपनी के अगर टोटल असेट है 200 करोड़ ओनली। ठीक है, तो अगर एक कंपनी दूसरे कंपनी को लोन देती है और जो एसोसिएट इंटरप्राइज मतलब दूसरी कंपनी, अभी एसोसिएट इंटरप्राइज बनी नहीं है, चलो ए,
एंड बी, अगर ए बी को लोन देती है और बी के टोटल एसेट का 51% और मोर केवल उस लोन से, ओनली एंड ओनली उस लोन से फाइनेंस डेट, दैट इज देन ये एसोसिएट इंटरप्राइज बन जाएगी। सर 51% और मोर कैसे? 200, मतलब यार देखो ना 150 करोड़ रुपए का बैलेंस शीट बनाते हैं हम। देखिए अगर इसके बैलेंस शीट बनाए तो इसके बैलेंस शीट में 200 करोड़ के एसेट, लाइबिलिटी लोन की जो है लोन फॉर्म में है, 150 करोड़ के लोन सिर्फ और सिर्फ इसने ए से लिया होगा, देन इट इज एसोसिएट इंटरप्राइज, क्योंकि इसकी कैपिटल मैक्सिमम कितनी आ गई? 50 करोड़ ही रही होगी। बहुत बेसिक सी बात थी है। उसके बाद बताते हैं अगर इसका बिजनेस, बी का बिजनेस टोटली डिपेंडेंट ऑन ए है, अगर बी जिस प्रोडक्ट को सोल्ड करने वाला है उस प्रोडक्ट के प्राइस को भी डिटरमाइन कौन कर रहा है? कहीं से ए ही कर रहा है, तो भी इसको एसोसिएट इंटरप्राइज ही माना जाएगा। अगर कोई लोन लेना, लोन पे 10% से ज्यादा का गारंटी किसने दिया? ए ने, तो ए और बी एसोसिएट इंटरप्राइज माने जाएंगे। अगर ए का कोई पेटेंट या कॉपीराइट या फिर कुछ भी पेटेंट, कॉपीराइट, नो हाउ अगर शेयर करता है बी के साथ, जो होली बी के बिजनेस को चलाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके बिना बी का बिजनेस चल नहीं सकता, देन ऑल्सो दे आर नोन एज एसोसिएट इंटरप्राइजेस। अगर एचयूएफ, अगर कोई एचयूएफ है और एचयूएफ का इसको होल्ड, इस पे इस होल्डिंग है और इस किसी एचयूएफ के मेंबर की दूसरे कंपनी पे होल्डिंग है, देन ऑल्सो दे आर बोथ आर नोन एज एसोसिएट इंटरप्राइजेस। अगर कोई इंडिविजुअल किसी एक कंपनी को डोमिनेट करता है और कंट्रोल करता है और ये इंडिविजुअल खुद और अपने रिलेटिव्स के साथ मिलकर दूसरी कंपनी को भी कंट्रोल करता है, देन बोथ आर द कंपनीज आर एसोसिएट इंटरप्राइजेस। ये कुछ कंडीशंस हैं किस चीज की? एसोसिएट इंटरप्राइजेस की। ओके ओके सर, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है सर। चलिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं जरा। अपने क्वेश्चन जरा, Motors Limited, an Indian company, declared income of 300 crore computed in accordance with Chapter 4D, but before making the adjustment in respect of the following transaction for the year ended 31st March 2020। बहुत आराम से समझते हैं। हमारी टोटल इनकम बता दी गई है कि 300 करोड़ की है बस। अब आगे की बात बता रहे हैं कि एडजस्टमेंट करना है, इनकम निकालना है। रिक्वायरमेंट पढ़ें? हाँ सर पढ़ते हैं। एक्सप्लेन इन ब्रीफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट affecting all these transaction and compute the income of the company chargeable to tax for assessment year 2021। मतलब हमको इनकम निकालनी है कंपनी की जो इनकम टैक्स एक्ट में चार्जेबल है, इनकम निकालनी है हमको। ठीक है, ठीक है सर। कीपिंग द माइंड दैट द वैल्यू ऑफ $1 and €1 इज 63 and 84। ओके सर, कुछ ट्रांजेक्शन मतलब डॉलर यूरो में दी है। $1 की कीमत कितनी है? 64 रुपए, 63 रुपए, और €1 की 84 रुपीज। ठीक है, ठीक है सर। अब 3 तरह के हमें इसने ट्रांजैक्शंस भी दे दिए हैं। हमें क्या निकालनी है? इनकम निकालनी है। इनकम कितनी है? ये 300 करोड़ जो इसने, ये 300 करोड़ ये उसने बताए हैं, ये 300 करोड़ रुपीज इसने बताए हैं, हमें इनकम निकालनी है। ओके सर, देखिए अब लिखा क्या है। 10,000 कार्स सोल्ड टू रिदा लिमिटेड, यूएस कंपनी। चलिए हम इंडिया में है, यूएस की कोई कंपनी है, हमने यूएस में कार्स बेची हैं। ओके, होल्ड्स 30% शेयर इन ए लिमिटेड, जो मेरी एसोसिएट इंटरप्राइज थी, क्योंकि 30% शेयर्स होल्ड करती है, मतलब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस पे ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस लग गए। क्लियर है? क्लियर है सर, क्योंकि मेरी एसोसिएट इंटरप्राइज थी। एट अ प्राइस विच इज लेस देन 200 ईच कार, देन द प्राइस चार्ज फ्रॉम एस लिमिटेड, मतलब सिगोना से जितना भी मैंने चार्ज किया, सिगोना से मैं $200 ज्यादा चार्ज करता हूं। हम सोचते हैं सिगोना लिमिटेड जो एस लिमिटेड जो थी वो मेरी अनरिलेटेड पार्टी थी, तो कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड से मैंने अपनी एसोसिएट इंटरप्राइज से $200 पर कार कम चार्ज किए होंगे। तो टोटल 10,000 कार पे 10,000 इंटू $200 हम निकालेंगे, इतना मैंने कम चार्ज किया होगा। और मैंने सेल्स को कम दिखाया, मतलब इनकम को कम दिखाया, तो मैंने अपनी कितनी इनकम कम दिखाई? सोचिए जल्दी, मैंने अपनी कितनी इनकम कम दिखाई? 10,000 कार्स, $200 ईच कार, और $1 है आपका 63 रुपए का, तो 63 रुपीज मैंने अपनी इतनी इनकम कम दिखाई है। तो अगर आप कैलकुलेट करें 63 इंटू, तो आता है आपका 12.6 करोड़। ठीक है, यहाँ पे मैंने 12.6 करोड़ रुपीस की अपनी इनकम कम दिखाई थी, 12.6 करोड़। आइए नेक्स्ट देखते हैं। रॉयल्टी ऑफ 1,20,000 बट पेज टू के लिमिटेड, अ यूएस कंपनी। फिर अगेन मैंने यूएस की कंपनी को, मेरा खर्चा है ये, खर्चे में मैंने यूएस की कंपनी को रॉयल्टी पे की गई है, और वो कितनी है, किस लिए पहले की है? फॉर द यूज ऑफ टेक्निकल नो हाउ इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार,
देखिए मैन्युफैक्चरिंग मैंने क्या कहा था, अगर टेक्निकल नो हाउ भी रहता है जिसके बिना हम काम नहीं कर सकते तो भी हम मानेंगे एसोसिएट इंटरप्राइज है। और यहाँ मानेंगे कि वो एक्सक्लूसिवली हमारी मतलब एक्सक्लूसिवली वो जो मेरा नो हाउ है वो किसके पास थे, उसके राइट्स उस यूएस कंपनी के पास थे और उसके बिना हमारा धंधा नहीं चल सकता है, ठीक है। हाउएवर के लिमिटेड हैड प्रोवाइड सच द सेम नो हाउ टू अनदर इंडियन कंपनी फॉर $90,000। मतलब हमें तो भाई $1,20,000 के लिए दिए हैं, अदर कंपनीज को आप $90 लाख के लिए, हमें कितना महंगा पड़ा, हम भारतीय, हमें इस कंपनी को कितना महंगा पड़ रहा है, इंडियन कंपनी को सर $30 लाख महंगा पड़ रहा है। मतलब 30 लाख रुपए का एक्सपेंस हमने एक्स्ट्रा दिखाया, एक्सपेंस हमने क्या दिखाया, एक्स्ट्रा दिखाया, जैसे हमें टैक्स लायबिलिटी कम हो गई थी तो इस एक्स्ट्रा एक्सपेंस को हम हटाएंगे, मतलब इनकम में एड बैक करेंगे तो $30 लाख की इनकम में एड बैक करेंगे। तो 30 लाख इंटू 63 आप करिए, 30 लाख इंटू 63 18.9 करोड़, मतलब 18.9 करोड़ रुपीस और आ गए मेरी इनकम में ऐड होंगे। यहाँ पे इनकम घटाई थी, यहाँ पे मैंने खर्चा बढ़ाया था, इसका मतलब इनकम ही घटाई थी, तो इसका मतलब इसको भी हम इनकम में ऐड कर देंगे, ठीक है सर। लोन ऑफ यूरो ऑफ 1000 करोड़ कैरिंग इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम एडवांस्ड बाय डी लिमिटेड। हमको किसी यूके की कंपनी होगी तभी यूरो में दिए, पाउंड नहीं चलता है वैसे यूके में, चलो किसी जर्मन कंपनी ने, आ जाए बात, जर्मन कंपनी ने यूरो में हमें 1000 करोड़ लोन दिया है, ठीक है। was outstanding on 31/3/2020. The total book value of asset of A Motors Limited date on that date is 90,000 crore. The said German company had also advanced a loan to similar amount of another Indian company 9% per annum. मतलब वो जर्मन कंपनी, ये जो यहाँ पे अब ये जर्मन कंपनी आ गई, ये जो जर्मन कंपनी थी ना किसी और को 9% पे लोन देती है, बट इस कंपनी को 10% पे लोन दी है एंड टोटल इंटरेस्ट पेड फॉर द ईयर वाज 100 करोड़, ठीक है। और दूसरी कंपनी को 9% पे लोन दे रही है, हमें 10% पे लोन दे रही है। एंड ये देखिए मेरी कंपनी का टोटल एसेट है 90,000 करोड़ और मैंने लोन कितने का लिया है, 10,000 करोड़ यूरो, मतलब पाउंड रुपए में देखिए कितने का है, तो 84,000 करोड़ का मैंने लोन लिया है उसी से, जो और मेरी टोटल एसेट 90,000 करोड़ के, मतलब सर 51% से ज्यादा का तो मैंने अपनी एसेट का 51% से ज्यादा अमाउंट का मैंने लोन लिया है। समझ में आ रहा है कुछ, 51% से ज्यादा अमाउंट का मैंने लोन ले लिया, देन अगेन ये एसोसिएट इंटरप्राइज बन गई और ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस लग जाएंगे। तो जितना एडिशनल 1% का जो रेट है इंटरेस्ट का वो मेरे ऊपर ज्यादा पड़ रहा है। आर्म लेंथ प्राइस क्या हो गई, कंपेरेबल कप मेथड के थ्रू, कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस के हिसाब से आर्म लेंथ प्राइस क्या बनती है, 9% का रेट होना चाहिए था जो कि किसी दूसरे को दे रहे हैं, लेकिन मेरी एसोसिएट इंटरप्राइज हमको 10% पे, मतलब 1% ज्यादा का खर्चा दे रही है। मतलब मैंने यहाँ पे क्या कोशिश की होगी अपनी इनकम को कम करने की, तो 1% का लोन क्या होगा, एड बैक होगा। अगेन सोचो मैंने यहाँ कोशिश, मुझे इंटरेस्ट महंगा मिल रहा है, मतलब हम इंटरेस्ट एक्सपेंस ज्यादा दिखा रहे होंगे, तो अपनी इनकम को कम किए होंगे, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस को ऐड बैक कर देंगे जिससे हम रियल इनकम दिखा पाए। तो कितनी की इनकम ऐड बैक होगी, आप देखिए 1000 करोड़ यूरो पे 1% की ब्याज दर से हमको महंगा पड़ा, तो 1000 इंटू 1% मतलब 10 करोड़ यूरो इंटू 84 करेंगे क्योंकि रुपीज में निकालना है, दैट इज 840 करोड़ रुपीस को मैंने अपना 840 करोड़ रुपए का मैंने एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दिखाया था, ये ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया था जिससे मेरी इनकम कम हुई थी, तो हम एड बैक कर दिए। अब अगर हम अपनी टोटल इनकम देखें तो कितनी आ रही है, आप जोड़िए प्लीज बेटा, ऐड करिए 300 प्लस 12.6 प्लस 18.90 प्लस 840, टोटल कितना आता है प्लीज यार आप लोग भी कैलकुलेटर चलाइए, साथ साथ खत्म कीजिए चीजों को। 171.50 करोड़, अगेन क्रॉस चेक कर लेते हैं, 300 प्लस 18.9 प्लस 840 इज इक्वल टू 11, कुछ छूट गया लगता है, प्लस 12.6 भी था क्या, 1171.50, ओके ये आ गया मेरा आंसर। अगर यही आंसर है ना तो बस यही क्वेश्चन भी था, एक बार चेक कर लेते हैं, क्लरिकल मिस्टेक हो सकता है मुझसे कहीं कोई नहीं हुई है। देखिए आंसर भी यही आया है 1171.50। जितनी चीजें मैंने आपको समझाई और इतने शॉर्ट में कोई एक्स्ट्रा फॉर्मेट हमने नहीं खींचा, कुछ भी नहीं खींचा। एक छोटा सा कंसेप्ट इसके पहले आपको ये वाला बताया था मैंने, कहाँ गया, 92A जिसको आप अपनी बुक से भी पढ़ सकते हैं, उसके बाद जो इस बुक में भी दिया होगा, और उसके बाद बस मैंने आपको सीधा सॉल्व कराया है। ट्रांसफर प्राइसिंग कहाँ से टफ है बेटा, देखिए आप लोग ट्रांसफर प्राइसिंग को भी, अगर मैंने प्रोविजन समझाई इसलिए टाइम लगा, बट अगर आप कैलकुलेट करें टोटल तो
25 टू, चलिए 75 सेकंड से ज़्यादा नहीं ले सकते आप, स्लो टू स्लो कर रहे हैं, 75 सेकंड से ज़्यादा नहीं ले सकते, सब कुछ ऑन कैलकुलेटर ही है। आ गया आंसर। चलिए एक बार इसको पढ़ लेते हैं कि प्रेजेंटेशन कैसे की है आईसीआई ने, क्योंकि आईसीआई में बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर देती है। Any income arising from an international transaction where two or more associate enterprises enter into a mutual agreement or arrangement shall be computed having regard of arm length price as per provision of chapter 10 of the act। सीधी सी बात है, एसोसिएट इंटरप्राइज की ट्रांजैक्शंस की वैल्यू आर्म लेंथ प्राइस पे होगी, ये बात इन्होंने लिख दी। सेक्शन 92 डिफाइंस एसोसिएट इंटरप्राइज, सेक्शन 92 डिफाइंस करता है एसोसिएट इंटरप्राइज के बारे में जिसने क्या क्या बता रखा है। देखो, ऑफ दिस सेक्शन स्पीक्स सिचुएशन वेयर टू इंटरप्राइजेस शैल बी डीम्ड टू बी एसोसिएट इंटरप्राइज अप्लाइंग द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 92A2 टू ए से लेके एम तक में टू इन द गिवन फैक्ट इन द क्लियरेंस ऑफ ए मोटर्स इज एसोसिएट विथ रीदा लिमिटेड। कैसे रीदा लिमिटेड के साथ है? एज पर सेक्शन, जो आप ये लाइन्स को आप हटा दीजिए भाई, देखिए, बिकॉज दिस कंपनी होल्ड शेयर कैरिंग मोर देन 26% ऑफ वोटिंग पावर इन ए लिमिटेड। हाँ सर, इसलिए ये क्या हो गई? एसोसिएट इंटरप्राइज हो गई। दूसरी कंपनी कैसे हो गई? सिंस द कंपनी इज सोल ओनर ऑफ द टेक्नोलॉजी यूज्ड बाय ए लिमिटेड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जो मैंने बताया था सोल ओनर थी दूसरी वाली कंपनी, और जिसको हम रॉयल्टी दे रहे थे वो भी 30 लाख रुपए ज्यादा रॉयल्टी दे रहे थे, तो उसको हमने चेंज किया था, ये भी एसोसिएट इंटरप्राइज हो गई। और डी लिमिटेड ने क्या किया था? सिंस द कंपनी हैज फाइनेंस्ड एन अमाउंट विच इज मोर देन 51% ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ टोटल एसेट ऑफ ए लिमिटेड, तो ये भी मेरी एसोसिएट इंटरप्राइज हो गई। जब ये तीनों मेरी एसोसिएट इंटरप्राइजेस हो गई तो ट्रांजैक्शन इंटर इनटू ए लिमिटेड with different companies are therefore to be adjusted accordingly. Work out the income chargeable to tax for the assessment year 2021 income for the A Limited as compared under chapter 4D prior to the adjustment। ये क्वेश्चन में दिया है 300 करोड़ रुपए की पहले से इनकम थी, हमने डिफरेंसेस जोड़ दिए, जितने भी डिफरेंसेस हमने वहां कैलकुलेट किए हैं कि कार को हमने अंडर वैल्यू सेल जो किया था 12.6 करोड़, उसके बाद जो हमने एक्स्ट्रा रॉयल्टी पेमेंट किया है उसको भी हम जोड़ देंगे 18.9 करोड़, और हमने एक्सेस इंटरेस्ट 840 करोड़ का जोड़ दिया, तो हमने 1171.50 करोड़ की टोटल इनकम मेरी आ गई, जिसमें 300 करोड़ ही हम दिखाए थे। उससे कितना ज्यादा डिफरेंस है? हमने 300 करोड़ ही दिखाया था, बल्कि 1171 करोड़ की इनकम होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है सर। द एक्सेस ऑफ द डिफरेंस ऑफ द एक्सेस पेमेंट ऑफ रॉयल्टी हैज बीन टेकन एडेड बैक प्रिजम्पशन दैट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्स बाय ए होली डिपेंडेंट ऑफ द नो हाउ बाय द के लिमिटेड। मतलब क्या बोल रहा है यार? कुछ नहीं, मैंने बोला ना कि एक कंपनी, जो दो कंपनियां बताई थी, इस कंपनी के नो हाउ से अगर ये कंपनी काम करे तो ये इस कंपनी का टोटल वर्क इसके नो हाउ पे ही डिपेंडेंट है, तो ही एसोसिएट इंटरप्राइज मानते हैं। यहाँ पे हम वो चीज डीम्ड की है। इट इज प्रिज्यूम्ड दैट ए लिमिटेड हैज नॉट एंटर्ड इनटू एपीए और ऑप्टेड टू बी सेफ हार्बर रूल। छोड़ दो, इस नेक्स्ट टाइम का कोई सेंस नहीं है। वैसे वहां पे आप ये लिखने नहीं जाओगे। आपके लिए ये क्या है क्वेश्चन? आपको कुछ डिफिकल्ट लगा है बेटा? बताना मुझे। यार देखो, मैं आप लोगों से बात करता हूँ, मैं बोलता हूँ बताना मुझे अब एक बात मैं बता ही दूँ आपको। होप सो अगर आप लोग कोशिश करें तो हमारे बीच में कम्युनिकेशन हो नहीं पाता है किसी भी तरीके से, हमारे और आपके में। एंड वी आर अ फैमिली, हम लोग फैमिली हैं, हम लोग तो फैमिली हैं भाई, यूट्यूब फैमिली हमारी है, लेकिन कम्युनिकेशन करना भी ज़रूरी है। व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप नंबर जो दिया उस पर ना मुझे ऑडियो कॉल हम लोग करते हैं, व्हाट्सएप कॉल करेंगे। आप लोग मुझे पिन कर देना अपना मैसेज, मुझे व्हाट्सएप पे ड्रॉप कीजिएगा भाई साहब मैसेज। आप लोग जिनको बात करनी है हम लोग बात की जाएगी कभी, क्योंकि मुझे भी मन करता है आप लोगों से बात करने का, बिकॉज कोई भी कम्युनिकेशन का दूसरा वे ही मेरे पास नहीं है। यार कोशिश करना, मन करेगा तो बात जरूर होगी तुम्हारी, अगर तुम्हारा मन करेगा भी तो, क्योंकि मेरा तो मन आपसे अभी बहुत ज़्यादा बात करने का कर रहा है। कुछ बातें की जाएंगी। कितनी दुख की बात है यार, हम लोग एक फैमिली के होकर बात ही नहीं कर पाते, क्या बताऊँ। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट थ्योरेटिकल क्वेश्चन, इग्नोर कर सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाँ इस क्वेश्चन के पहले मुझे आपको कुछ समझाने की नीड पड़ेगी, समझाते हैं आपको यहीं पे। फिर आइए, ये जो प्रोविज़न है ना बेटा, ये पता है क्या होता था? रिलायंस, आपने नाम सुना है कंपनी का? रिलायंस कंपनी के साथ एक चीज़ बहुत होती थी। रिलायंस क्या करती थी? जब भी रिलायंस कंपनी है, कोई भी शेयर्स इशू होने वाले हैं, ठीक है, सॉरी शेयर्स इशू होके रखे हैं और शेयर्स डिविडेंड देने वाले हैं, तो आपको पता होगा कि अगर शेयर्स डिविडेंड देने वाले होते हैं तो शेयर्स की वैल्यू, अगर मान लीजिए एक्चुअल में बहुत टाइम से 100 रुपये चल रही है और ये डिविडेंड 5 रुपये का देने वाली होती है, तो इसकी ऑटोमेटिकली वैल्यू 105 हो जाती है, माना जाता है, या 105 नहीं तो 104 तो हो ही जाती है, ये माना जाता है, 104 तो हो ही जाती है, ये माना जाता है कि इसमें डिविडेंड, इस वैल्यू में डिविडेंड का वैल्यू इंक्लूड है। उसके बाद आती है एक रिकॉर्ड डेट
कि जिस डेट पे कंपनी के रिकॉर्ड्स में जो लोग शेयर होल्डर होंगे उनके अकाउंट में डिविडेंड का अमाउंट चला जाएगा। ठीक है, हाँ सर ठीक है। अब पूरी स्टोरी ये है, एक बार ड्रॉ ही करते हैं फिर से। पूरी स्टोरी कुछ ऐसी है, होता क्या है, मैं क्लियर पेज लेता हूँ बेटा तो दिक्कत करेगा। आइए, इसमें होता क्या है कि ये मान लीजिए कंपनी है, ठीक है। अब होता क्या था, रिलायंस करती थी ऐसा, इससे बहुत अर्न करती थी। ये कोई कंपनी है और एक डेट आ गई 1 मई, ये है मेरा बर्थडे, मेरा रियल बर्थडे है भाई, 1 मई को, आज से 10 दिन बाद, ठीक है। 1 मई को क्या होता है, इस कंपनी ने, रिलायंस ने परचेज किए कोई शेयर्स ₹100 के, ठीक है, ₹100 के शेयर परचेज कर लिए। अब पता चला 1 जून को, चूंकि रिलायंस को पहले से पता चल गया था कि ये कंपनी डिविडेंड इशू करने वाली है, इसलिए हाई प्राइस पे इसने क्या कर दिया, डिविडेंड परचेज कर लिया, सॉरी शेयर्स परचेज कर लिया। अब यहाँ पे हो गया भाई सब डिविडेंड इशू। यहाँ पे जब डिविडेंड आया ना, तो डिविडेंड मिल गए मान लीजिए ₹10, ठीक है। अब डिविडेंड 1 जून को आया, और कोई भी कंपनी आप देख जानते होंगे जैसे ही डिविडेंड इशू करती है तो उसके शेयर्स का प्राइस कम हो जाता है, क्योंकि 1 मई को जो प्राइस था वो कम डिविडेंड मतलब इंक्लूडिंग ऑफ डिविडेंड था। अब डिविडेंड पोर्शन हट गया तो मिनिमम डिविडेंड पोर्शन जब हट जाने के बाद इस प्राइस में से डिविडेंड अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे 1 जुलाई को इन्होंने बेच दिया है, सेल कर दिया है शेयर एट द रेट ₹80 या 90 कुछ भी कह लीजिए। तो रिलायंस क्या करती थी, रिलायंस ये करती थी कि सर ये जो इनकम है ना, डिविडेंड वाली इनकम, ये तो हो गई सर जी एग्जेम्प्ट, ये हो गई सर जी एग्जेम्प्ट, ठीक है। और ये जो परचेज सेल हुआ, यहाँ पे क्या आया देखो, सेल्स आई 90 की, परचेज आए 100 के, ₹10 का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस क्लेम करती थी। मतलब ₹10 यहाँ कमाए उसका भी फायदा और ₹10 का दूसरे किसी गेन से सेट ऑफ मार लेती थी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। इस तरीके से इसको दोगुना फायदा नहीं होता था, 20 का फायदा नहीं होता था, 10 पे टैक्स भी नहीं लगा और कोई और 10 की इनकम इससे सेट ऑफ हो गई जिस पे टैक्स बच गया। इसलिए पिक्चर में एक, यार सब कुछ डिलीट हो जाएगा 1 सेकेंड, इसलिए कुछ चीजें आई पिक्चर में। अब क्या हुआ सर, इस चीज को रोकने के लिए किया क्या गया है, इस चीज को रोकने के लिए मैं बता रहा हूं क्या किया गया। इस चीज को रोकने के लिए हुआ कुछ ऐसा, अगेन मैं अपनी बर्थ डेट लेता हूं, डेट ऑफ बर्थ लेता हूं 1 मई को, एग्जाम्पल लीजिए 1 मई को आपने कोई शेयर्स परचेज किए हैं, आपका नाम है रिंकू, रिंकू तुमने 1 मई को कोई शेयर्स परचेज किए हैं, ठीक है रिंकू, ठीक है सर जी। अब क्या हुआ, रिंकू जी जब गए यहाँ पे आए, अब 1 जून को मिल गया है डिविडेंड और भाई साहब ने 1 जुलाई को बेच दिए शेयर्स। अब रूल ये बोलता है डोंट बी हैप्पी बिकॉज आपकी चालाकी नहीं चलेगी, हैं चालाकी नहीं चलेगी, हाँ नहीं चलेगी, हैं ये चिंता में आ गया। और अब जब नहीं चलेगी तो ये उदास भी हो जाएगा, क्यों चालाकी नहीं चलेगी ये समझिए, क्यों नहीं चलेगी, अब डर होना चाहिए, भावें उठ जानी चाहिए, क्यों नहीं चलेगी, देखिए क्यों नहीं चलेगी। इन्होंने रूल बनाया है, ये डिविडेंड की डेट को बोलते हैं रिकॉर्ड डेट, क्या बोलते हैं रिकॉर्ड डेट। और अगर आपने कोई भी शेयर्स या सिक्योरिटीज खरीदे या फिर कोई यूनिट्स खरीदी है, म्यूचुअल फंड की भी यूनिट्स हो गए, कोई यूनिट्स खरीदी हैं और उस यूनिट्स को खरीदने के 3 मंथ के अंदर आपको क्या मिलता है, डिविडेंड मिल जाता है। एंड इस रिकॉर्ड डेट के 3 मंथ के अंदर ही, रिकॉर्ड डेट के 3 मंथ के अंदर ही आप उसको सोल्ड कर देते हैं तो शेयर्स के केस में, बट यूनिट के केस में यही चीज, ये तो 3 मंथ ही है बट रिकॉर्ड डेट से 9 मंथ के अंदर सोल्ड करते हैं। तो क्या करते हैं, रिकॉर्ड डेट से 9 मंथ के अंदर सोल्ड करते हैं, तब ये चीज 9 मंथ है, यहाँ पे 9 मंथ्स यूनिट्स के केस में, ठीक है। और शेयर्स के केस में कितनी है सर, 3 मंथ्स के केस, 3 मंथ्स। तो मतलब डिविडेंड जब आप लिए 3 मिनट पहले, 3 महीने आगे आपने 3 महीने के अंदर परचेज किया था और 3 महीने के अंदर सोल्ड भी कर दिया है, देन आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस टू द एक्सटेंट ऑफ डिविडेंड कंसीडर नहीं किया जाएगा, हैं हाँ सर, कंसीडर नहीं किया जाएगा, उसको माना नहीं जाएगा कि वो आपका लॉस है। एज एन एग्जाम्पल, जो मेरा ये एग्जाम्पल था नीचे, अगर ये मान लीजिए 80 है, ये 90 में सेल किए थे, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 10 लाख का हुआ था, आपको डिविडेंड भी 10 लाख रुपए मिला है, तो ये 10 लाख का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस माना ही नहीं जाएगा कि आपको हुआ है,
अदर एग्जांपल, अगर आपको डिविडेंड 9 लाख रुपए का मिला होता, 9 रुपए का मिला होता और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 10 का होता, तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कितने का माना जाता हुआ है? सिर्फ और सिर्फ 1 का। क्योंकि ये जो टू द एक्सटेंट ऑफ डिविडेंड रिसीव्ड तक के अमाउंट को, टू द एक्सटेंट, अगेन सुन लीजिए, टू द एक्सटेंट ऑफ डिविडेंड रिसीव्ड तक के अमाउंट को कभी भी नहीं माना जाता है कि आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस वो हुआ था। क्लियर है? क्लियर है सर। अब करते हैं हम अपना क्वेश्चन। ये रिलायंस तो बहुत क्या करती थी ये। अब क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, मुझे मैसेज करना, व्हाट्सएप पे हम लोग बातें करेंगे, क्योंकि यूट्यूब लाइव आने का कोई सेंस नहीं बन रहा अभी। एंड हम लोग कम है यार, अपनी फैमिली भी बहुत छोटी है, शायद 2300-2400 लोग हम लोग अभी एडेड हैं, फैमिली भी बड़ी करनी है अपनी। एन इंडिविजुअल रेसिडेंट इन इंडिया ब्रॉट 1000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच ऑफ ए लिमिटेड एट 50 पर शेयर ऑन 30/5/2019। ओके सर, ये भी क्वेश्चन में मैंने अपने डेट ऑफ बर्थ ली थी, इसने एंड ऑफ मंथ ले लिया। चलो बढ़िया। 35 को, ठीक है, ही सोल्ड 700 इक्विटी शेयर्स एट ₹35 पर शेयर ऑन 30/9/2019। 30/9/2019, तो 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 1 सेकेंड, 30/9 यहाँ पे आया, ठीक है। 30/9/2019 को इसने सोल्ड कर दिया 35 रुपए के, एंड द रिमेनिंग शेयर्स वर टू बी सोल्ड एट ₹300 एट ₹25 पर शेयर ऑन 20/12, और 20/12 को इसने 25 रुपए के हिसाब से शेयर सोल्ड कर दिए हैं। ए लिमिटेड डिक्लेयर डिविडेंड ऑफ 50% ऑन द रिकॉर्ड डेट ऑन 10/8। ओके सर, ये 10/8, ये जो 10/8 है ना, इस 10/8 से रिकॉर्ड डेट से महीने जोड़े हैं, तो ये तो सर 3 महीने में फंस गया, अगस्त सितंबर। लेकिन अगस्त से 30 सितंबर, 30 अक्टूबर, 30 नवंबर, ये मेरा नहीं फंसा। मतलब यहां पे जो भी हमको टू द एक्सटेंट इसका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, क्योंकि 3 महीने के बाद मैंने सोल्ड किया, तो इसका तो 101%, मतलब 100% हमको एलिजिबल होगा, ठीक है। और इस वाले का हमें सिर्फ उतना ही लॉस टू द एक्सटेंट ऑफ डिविडेंड रिसीव्ड डिडक्ट करने के बाद रिमेनिंग कैपिटल लॉस कंसीडर किया जाएगा। नहीं समझ में आया सर? समझ में कैसे नहीं आएगा, समझते हैं फिर से। देखिए, आर सोल्ड ऑन 1/2/2020 हाउस फ्रॉम विच ही डिराइव्ड अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ ₹75,000, कंप्यूट द कैपिटल गेन अराइजिंग टू आर फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। अभी इस चीज को पहले यहाँ पे ही है, इसका एक प्रोविजन पढ़ लेते हैं। द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन अराइजिंग टू आर हैज टू बी computed applying the provision of section 94(7). The any person buying and acquire the security of the unit within a period of 3 months prior to the record date. record date क्या है यहाँ पे? 10/8 की। 10/8 के 3 महीने के पहले परचेज किया है। जी हाँ सर, परचेज किया है। एंड सच पर्सन सेल ट्रांसफर सच सिक्योरिटी विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ, और अगर यूनिट्स हैं तो विद इन अ पीरियड ऑफ 9 मंथ आफ्टर ऑफ सच डेट। बेटा सच डेट का मतलब यहाँ रिकॉर्ड डेट होता है। सच डेट का मतलब क्या है? ये रिकॉर्ड डेट है, ये आप लिख सकते हैं, रिकॉर्ड डेट, ठीक है। The dividend or income of such securities or units received or receivable by such person exempted. Dividend भी exempted होता है। तो ये तीनों कंडीशन हमारे यहाँ satisfied हो गई। तो क्या होगा? Then the loss if any arising from the account of such purchase and sales of security or unit to the extent such loss does not exceed the amount of dividend or income received or receivable on such securities or units shall be ignored for the purpose of computing his total income chargeable to tax. For this purpose, record date means such date as may be fixed by a company for the purpose of eliminating of the holders of security and received dividends. Security includes stock and shares. सर ये तीसरी वाली लाइन नहीं समझ में आई। रिकॉर्ड डेट वही जो आपने लॉ में पढ़ी होगी कि जिस डेट पे मतलब 10/8 पे अगर मेरे आप रजिस्टर में कंपनी के मेंबर हैं, तो उसके बाद अगर आपने 11/8 को बेच भी दिया ना, तो फिर 10/8 की डेट पे ओनर कौन थे? आप थे, तो भी आपको मिल जाएगा डिविडेंड, ठीक है, ठीक है। सर कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन करते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सर इसको थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करते हैं। चलिए आइए सर, 700 वाले जो शेयर्स थे हमने परचेज कितने में किए हैं? सर परचेज प्राइस है मेरा 50 रुपए का। परचेज प्राइस है मेरा 50 रुपए का और बेचा है मैंने 35 रुपए में। तो चलिए आप करिए 50 माइनस 35, दैट इज 15 रुपीज इंटू 700। हमको 700 शेयर पे नुकसान कितने का हुआ है? 10,500। और इस 700 शेयर पे हमको मिला कितना था डिविडेंड? सर डिविडेंड कितना मिला था कैसे पता चलेगा? 50% ऑफ ₹50। कॉशन, ये नहीं करना है। 50% ऑफ ₹10 होगा, हमेशा फेस वैल्यू का मिलता है, फेस वैल्यू का ही मिलता है। 10 रुपए के शेयर पे 50% डिविडेंड, मतलब ₹5 हमको डिविडेंड मिला है। कितना मिला? ₹5। तो 700 शेयर पे कितना डिविडेंड मिला होगा? सर 3500 रुपए मिला होगा डिविडेंड।
इट मीन्स मेरा 3500 रुपए तो लॉस कंसिडर किया ही नहीं जाएगा, 3500 रुपए लॉस कंसिडर किया ही नहीं जाएगा। तो मेरा टोटल नेट लॉस कितना आया, 7000 रुपए का, 7000 रुपए का। देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर, 700 शेयर्स नहीं हुए तो 700 शेयर्स पे, सॉरी 7000 कहां से आ रहा है, 700 शेयर्स पे 35 रुपए का तो लॉस हुआ था, बट हमें डिविडेंड का अमाउंट जो कि है 3500 रुपए वो भी डिडक्ट करना है, तो 7000 रुपए का मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस माना जाएगा। और 300 शेयर पे कितने का लॉस हुआ सर, 300 शेयर पे जितने का भी लॉस हुआ हम टोटल लॉस मानेंगे, बिकॉज वो 3 महीने के बाद बेच रहे हैं, हम दिसंबर में बेच रहे हैं। तो 25 माइनस 50, मुझे 25 रुपए का पर शेयर पे लॉस हुआ। और कितने शेयर्स मैंने सोल्ड किए बेटा, 300 शेयर, तो 300 शेयर्स पे 25 रुपए का लॉस हुआ है, तो मेरा टोटल लॉस कितने रुपए का हुआ है, 7500 रुपए का टोटल शेयर हुआ, टोटल लॉस हुआ 7500 रुपए का। इसका मतलब टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 4500, टोटल लॉस 14500, क्योंकि मैंने कैपिटल गेन में बढ़ाया था। बड़ा भाई छोटे भाई की मदद कर सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और स्टेट गवर्नमेंट है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की मदद करती है, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद नहीं करती है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस से सेट ऑफ हो सकता है, बट शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सॉरी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस से सेट ऑफ हो सकता है। ठीक है, ठीक है सर। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेट ऑफ हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस से, बट लॉन्ग टर्म बड़ा भाई छोटे भाई की मदद कर सकता है कि तुम्हें लॉस हो रहा था तो हम अपना गेन तुम्हें दे दिए। ठीक है, बड़ा भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बोला कि तुम्हें स्टेट गवर्नमेंट, देखो ये स्टेट है, ब्लू पेन देखिएगा बेटा, स्टेट गवर्नमेंट तुम्हें लॉस हो रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना गेन दे दिया। ठीक है, याद रखिए फिर से, स्टेट भी आ गया, एस भी आ गया, स्टेट गवर्नमेंट को लॉस हो रहा था तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने गेन दिया। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ही लॉस हो रहा है तो क्या कभी स्टेट गवर्नमेंट अपना गेन देगी? जी नहीं, ये चीज नहीं होता, स्टेट गवर्नमेंट गेन नहीं देती है। इसलिए मैंने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट मदद कर देगी स्टेट के लिए, स्टेट सेंट्रल की मदद नहीं करेगी। यहाँ पे क्या हुआ, किसको नुकसान हो रहा था सर, स्टेट गवर्नमेंट को, मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस था तो बड़े भाई ने मदद की, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मदद की, आपके 14,500 रुपए के लॉस को अपने से फुलफिल कर दिया कि लेके जाओ मेरा पैसा। तो अब कितना टैक्सेबल है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना टैक्सेबल है, 60,500 रुपए। ठीक, ठीक है सर। सर इसकी कैलकुलेशन आगे भी क्या दी हुई है, देखिए डेट ऑफ परचेज ऑफ शेयर्स 30/5 था, रिकॉर्ड डेट मतलब जिस डेट को डिविडेंड मिलना था 10/8 था, तो डेट ऑफ सेल ऑफ शेयर्स एक 30/9 को किए और दूसरा 20/12 को किए हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने परचेज किए, मतलब ये इन्फॉर्मेशन लिख दिया यहाँ पे एग्जाम क्वेश्चन की, और क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद सेल्स कंसिडरेशन 24,500, 7500, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस किया 10,500, 7500, ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है। अब डिविडेंड का एडजस्टमेंट हो गया, डिविडेंड इनकम एज पर सेक्शन 94 एडजस्ट किया 3500 रुपए, ये 7000 आ गया, 7500 हो गया। सर ये क्या है, ये देखिए फॉर्मेट है जो हमने यहाँ पे किया था ना, इस फॉर्मेट को दिखाया है। क्या इसने किया है, इसको सेल्स कितने की सेल्स किए, क्या कॉस्ट थी, गेन आया, उसमें से डिविडेंड का कितना अमाउंट एडजस्ट हो जाएगा, अब नेट कितना लॉस तुम्हारा कंसीडर किया जाएगा सेट ऑफ के लिए। सीधी सी बात यही की गई है। और यहाँ पे जितनी मैंने प्रोविजंस आपको बताया ना, उस प्रोविजंस को यहाँ पे इन्होंने राइट डाउन कर दिया है। ओके, ओके सर, क्लियर है, क्लियर है सर। अब कुछ क्वेश्चंस जो बचे हैं नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं, आपके लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, व्हाट्सएप करिएगा जिनको कॉल पे बात करनी है। मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।